नमस्कार। खुद की तलाश फेसबुक पेज आज पहुंचा है एक ऐसे शख्सियत से मिलने जिन्होंने बहुत कम समय में हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। यानी कि आप ये कहें कि गागर में सागर भरने का काम किया है। उनकी कविताओं में वे मुख्यतः कविताएं लिखती है और उनकी कविताओं की विशेष बात अगर कहें या मुख्य विषय अगर कहें तो समाज के यथार्थ स्थिति का वर्णन उन्होंने किया है। समाज की विडंबनाओं को सामने लाया है। स्त्री विमर्श की बात वो अपनी कविताओं में करती हैं और इसके अलावा प्रकृति चित्रण जैसे जो विषय रहते हैं आमतौर पर कविताओं में या साहित्य में, उन सभी विषयों को अपने साहित्य में अपनी कविताओं में लाया है। तो मैं बात कर रही हूँ हिमाचल की सुप्रसिद्ध कवित्री मैम दीप्ति सारस्वत प्रतिमा जी की। उनकी 3 पुस्तकें मेरे हाथ लगी हैं। ये देखिए, पहला काव्य संग्रह है उनका सोचती हूँ नाम से, और जो दूसरा काव्य संग्रह है वो है चलती फिरती खिड़की। तीसरा काव्य संग्रह उनका है धुंधली धूप नाम से। ये 3 काव्य संग्रह उनके आए हैं और चौथा अभी आने वाला है। तो आइए बात करते हैं मैम श्रीमती दीप्ति सारस्वत प्रतिमा जी से उनकी कविताओं के विषय में, उनके साहित्य की यात्रा के विषय में। नमस्कार मैम। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। और क्या कर रही हैं मैम आजकल? अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, मैं अध्यापिका हूँ। अध्यापन और लेखन साथ साथ चलता है। लेखन भी है और अध्यापन भी कर रहे हैं। पठन पाठन चलता रहता है। तो वही जीवन है, साथ में गृहस्थी चल रही है। बहुत बढ़िया। जैसे कि मेरे हाथ में आपके 3 काव्य संग्रह अभी तक आए हैं, धुंधली धूप और सोचती हूँ, और तीसरा जो है चलती फिरती खिड़की। इन तीनों पर बात करेंगे हम, आपसे संक्षिप्त में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके साहित्य की यात्रा के बारे में। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो साहित्यिक यात्रा है, जैसे किसी भी साहित्यकार की यात्रा होती है, मैं खुद को साहित्यकार तो कहना भी नहीं चाहूँगी। अभी हम लोग बस लेखन कर रहे हैं और शौक़ के लिए लेखन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो बीज होता है वो बचपन से ही आ जाता है। मेरे पिताजी लेखक रहे हैं। उन्होंने हालांकि कम लिखा, पर हाँ उनमें लेखन था। मेरे दादाजी में भी लेखन था। मेरे दादाजी डीएस कॉलेज अलीगढ़ में प्रोफेसर थे। उसके बाद मेरे पिताजी भी लेक्चरर मैथ्स थे, लेकिन हिंदी उनका प्रिय विषय था, तो लिखते थे। पर वहीं से शायद कहीं कुछ गुण आए होंगे। बचपन में मैं जब कक्षा 7 में थी तो मैंने 1-2 कविताओं की कोशिश की थी, और वो शायद कुछ इस तरह की आ गई थी कि मेरे माता पिता को विश्वास नहीं हुआ कि ये इसी ने लिखी है, ये कहीं से उठा लाई है जी। तो उनको सच साबित करने के लिए उनके सामने मैंने 4 लाइन्स और लिख दी थी। तो वो शायद एक बीज था जो अंकुरित होने को था जी। उसके बाद बड़े होते होते जैसे होता है, डायरी लेखन में आई मैं, और डायरी में ही कई सालों तक लिखती रही। उससे बाहर का सोचा नहीं, बस अपने विचार लिख रहे थे। 2017 में मैंने लिखना शुरू किया है। मेरे पिताजी गुजर चुके थे तब तक जी। और एक जो खोज शुरू होती है अपने प्रिय को खोजने की, जी, जो खो गया, और उनका जो टैलेंट था जो कहीं दब के रह गया था। परिस्थितियाँ जो भी रही हों उन पर अभी मैं बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो भी परिस्थितियाँ थीं, मुझे लगा कि नहीं, वो विषम परिस्थितियाँ कम से कम मेरे जीवन में नहीं हैं जी। तो क्यों ना मैं कोशिश करूँ। जी। और उनकी क्योंकि एक पुस्तक आई थी 36 कविताओं की, अंतर्गीत शीर्षक से, जी। तो एक था कि नहीं, मैं अगर लिखूंगी तो मुझे एक पे नहीं, अगर मैंने बुक लिखने का, मेरे पति ने मुझे हौसला दिया कि तुम 100 कविताएं लिखो, हम तुम्हारी किताब छपवाते हैं। तो बचपने में ऐसी घरेलू उसमें शुरुआत हुई, 100 कविताएं लिखी, और 2018 में मेरी पहली पुस्तक आती है सोचती हूँ शीर्षक से। वो शुरुआत थी सोचने की, डायरी से बाहर सोचने की। जी। अपना दायरा थोड़ा खुल रहा था, अध्यापन से संबंधित थे, समाज देख रहे थे, इंटीरियर में थी, इंटीरियर क्षेत्रों में थी मैं जी। तो देख रही थी वहाँ का समाज, सब कुछ सोच रहे थे, और जो सोच रहे थे वो लिख रहे थे। जब सोचती हूँ आई है तो मुझे मालूम था कि मेरा पहला कदम उठ गया है और उसके बाद ये रुकेगा नहीं। उसके बाद हर साल मेरी एक पुस्तक आ रही है, और उसके बाद आती है चलती फिरती खिड़की अगले साल 2019 में। 20 में आती है अगली पुस्तक ये धुंधली धूप,
21 में मेरी आ चुकी है, अभी हाथ में नहीं आई है, अमेज़ॉन पे आ चुकी है। जी। प्रेम एक स्लेटी आसमान। तो लेखन मेरा जितना भी है मेरे पिताजी को समर्पित है। अभी तक की मेरी यही यात्रा थी, चल रही है। अभी तक मैं कविताओं में थी, अब कहानियों में भी आ रही हूँ। शायद कोई उपन्यास भी आए, उस पर भी काम है, पर अभी मैं उसका कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती। कोशिश है। जी, जैसा कि आपने बात कही कि आपको जो साहित्य लेखन की या कविता लेखन की प्रेरणा मिली वो आपके पिताजी से मिली। पिताजी ने मात्र 36 कविताओं का एक संग्रह निकाला, अंतरयात्रा नाम से, अंतर्गीत नाम से। तो उस अंतर्गीत में आपको ऐसा क्या लगा उन कविताओं में कि आपको ऐसा लगा कि मुझे लिखना चाहिए? नहीं, देखिए, लेखन, मेरे पिताजी का लेखन कुछ अलग ही स्तर का था और उसमें छायावाद की एक झलक मिलती थी। उन्होंने सामाजिक समस्याओं पे नहीं लिखा, उनका छायावादी एक अलग एक आप कह लें कि पलायन कर रहे थे कहीं ना कहीं वो यथार्थ की समस्याओं से। वो कहीं ना कहीं बीज मेरे में भी है। आप उसे चाहे कमी समझें, चाहे उसे ताकत समझें, कुछ भी समझें, वो चीज़ मुझ में भी है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी सामने आ रही है बात, उसे एक बार फेस करो। जी। देखें, संघर्ष करके देखें। संघर्ष करना मेरी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन देखना ज़रूर मेरी प्रवृत्ति है। एक बार आँख खोल के देखते हैं, सोचते हैं, फिर अगर उससे पलायन की वृत्ति आए अंदर तो उस तरह से काम करते हैं। अगर उस पर कुछ विचार आते हैं, लिखने की बात बनती है तो वैसे करते हैं। पर उलझनों में उलझना शायद मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि संघर्ष करें, उलझें, नारेबाजी करें, ये सब नहीं है। बस लेखन कर रहे हैं और चुपचाप कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत। और आपने अपनी साहित्य की यात्रा के बारे में बताया। आपने बताया कि किस तरह से आपने लेखन की शुरुआत की। आपने कहा कि आपके कविताओं में जो है पलायन की भी प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं वो नज़र आती है। और आपका मकसद जीवन में उलझना नहीं है, बल्कि सीधे सीधे आप जो आया उसे लिख देती है। आपकी प्रवृत्ति है साक्षी भाव से उसे देखना, सिर्फ एक तरह से उसके प्रत्यक्षदर्शी बनना। तो इतनी बातचीत हो चुकी और थोड़ी सी, क्योंकि 3 काव्य संग्रह मेरे पास हैं, तो इन तीनों काव्य संग्रहों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सोचती हूँ मैं, आपने ऐसा क्या लिखा, मतलब क्या सोचा आपने इन कविताओं के माध्यम से, क्या समाज को दिया? नहीं, देखिए, सोचती हूँ मेरा पहला कदम था, और पहला कदम मैंने शायद इतना पढ़ा नहीं था किसी को भी। तो जो भी विचार मन में आ रहे थे मैं उसे अंकित करती जा रही थी, और खुद ब खुद वो काव्यात्मक रूप में आ रहे थे। काव्यात्मक में भी आप छंदबद्ध नहीं कह सकते हैं, विचार थे। बस मेरा मकसद था उन्हें खूबसूरती से प्रस्तुत करना। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, आप कविता समझना चाहें तो समझें, अदरवाइज़ ये मेरे विचार हैं जिन्हें मैं सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो मुझे लगता है कविता की परिभाषा भी यही है कि सुंदरतम प्रस्तुति हो, जी, कम से कम शब्दों में प्रस्तुति हो। तो वही मेरा लक्ष्य था। और जो भी विचार आ रहे थे, उस समय समाज देख रही थी मैं, कुंठाएं भी कहीं ना कहीं थी, लेकिन उन्हें कुंठा नहीं बनाना था, उन्हें सुलझा के बाहर निकालना था और सही तरीके से प्रस्तुत करना था। जी। तो वही मकसद मेरा सोचती मैं हूँ। और जैसे पहला स्टेप होता है, आप अपने बारे में लिखने से शुरुआत करते हैं, तो अधिकतर जो कविताएं हैं उसमें अपने विचार हैं, समाज के देखे हुए विचार हैं। उसके बाद का जो स्टेप आता है, जो चलती फिरती खिड़की में मिलेगा आपको, वो आता है परकाया प्रवेश का। खुद ब खुद डेवलपमेंट होती है, आपके दिमाग खुलना शुरू होता है जिस क्षेत्र में आप काम करने लगते हैं। तो उसमें जो आया चलती फिरती खिड़की में, आप देख रहे हैं और दूसरों के दुख दर्द को उस तरह से समझ रहे हैं और उसे उनके हिसाब से लिख पा रहे हैं। तो ये वृत्ति जो आई है, जो वृत्ति तो पहले से थी, उसका जो विस्तार हुआ है और लेखन में जो आया है, वो चलती फिरती खिड़की में आया। एक तरह से आप ये कहेंगी कि सोचती हूँ मैं आपने अपने व्यक्तिगत जीवन को सामने लाया, जैसे कि आत्मा व्यक्ति होती है। काफी। तो उसके बाद धीरे धीरे आपके जो दूसरे काव्य संग्रह तक पहुँचते पहुँचते आपके लेखनी में प्रौढ़ता आती गई। आप दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लगी और उसे अपनी लेखनी। हाँ, उसमें भी है। तो हर विषय पे लिखा है। मेरा ये शुरू से लक्ष्य था कि टाइप नहीं होके रह जाना है कि आप स्त्री विमर्श लिख रहे हैं तो सिर्फ उसी तरह से सोचते चले जा रहे हैं। स्त्री हैं तो वो विमर्श तो प्राकृतिक तौर पे आ ही जाए।
नेचुरल है, हमारी दृष्टि वैसी बनेगी, दृष्टिकोण वैसा रहेगा, तो वो तो आया ही है। लेकिन हर विषय पे लिखना ये मैंने सोच समझ के किया है कि हर विषय पे लिखा जाए। और दार्शनिक एक चिंतन जो है वो जो है मेरी प्रवृत्ति मुझे पिता से मिली है, तो दार्शनिक भाव कहीं ना कहीं खुद ही झलक जाते हैं। मुझे फीडबैक मिली है, अपने आप को तो इतना नहीं मालूम होता, तो है वो भी कहीं ना कहीं झलक जाता है। और तीसरा जो काव्य संग्रह है आपका धुंधली धूप, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। धुंधली धूप असल में जब आप कविताएं लिखते हैं तो एक दौर चलता है और कुछ ही कविताएं आपकी पहली पुस्तक में छपने से छूट जाती हैं, दूसरी आती है तो एक यात्रा होती है, क्योंकि एक जल्दबाजी सी थी कि नहीं आनी चाहिए, साल में एक आ जाए तो अच्छा है, वो शुरुआत थी, एक स्टेप मिलने चाहिए था। तो ये जो ये शुरुआती 3 पुस्तकें हैं, मैं कहूँगी कि ये मेरे शुरुआती लेखन थी। असली लेखन मेरी समझ में, वैसे तो पढ़ने वाले ज़्यादा जानते हैं, मुझे इन 3 से ही इतना सम्मान मिल गया है कि संभाले नहीं संभलता हूँ, कभी सोचा नहीं था। तो लेकिन जो अभी आने वाली मेरी पुस्तक है अमेज़ॉन पे आ चुकी है, मेरे हाथ में अभी नहीं पहुंची है, ऑन द वे होंगी, जयपुर से आ रही है, बोधि प्रकाशन से प्रकाशित है। तो उसमें जो है एक विस्तार मिला है और अलग स्तर की कविता है, तो उसे आप कह देंगे कि मेरे दूसरा चरण जो है वो शुरू हो, लेखनी का दूसरा लेखन में एक परिपक्वता अलग लेवल की है, और वो मेरा सपना है, वो मैंने पूरी तरह से अपने पिता को डेडिकेट किया है। हमें विश्वास भी नहीं होता कि हम इससे बेहतर लिख पाएंगे कि नहीं। कई बार होता है कि कोई खिलाड़ी होता है, वो अपना ही रिकॉर्ड पे अटक जाता है, अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाता। तो मुझे लगता है कि प्रेम एक स्लेटी आसमान जो मेरा चौथा संकलन आ रहा है, उसमें इस तरह की कविताएं हैं कि मुझे खुद को लगता है कि पता नहीं उस तक की मैं दोबारा लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी। अब वैसे भी मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया है, मैं कहानियों की तरफ आ रही हूँ, लघु कथाओं में थी, अब थोड़ी लंबी कहानियाँ लिख रही हूँ, हो सकता है उपन्यास पे भी मैं काम करूँ, तो अब दूसरी विधा में आ रही हूँ मैं। तो प्रेम एक स्लेटी आसमान, मुझे लगता है कि मेरा अपना एक मानक स्थापित किया है मैंने, जिससे आगे मुझे बढ़ना होगा। नहीं बढ़ पाए तो हम और विधाओं में काम करेंगे, बाकी देखते हैं, भविष्य तो किसी ने नहीं देखा होता कि क्या है क्या नहीं है। आपने इतने कम समय में इतना बहुत कुछ लिखा है। मैं ये समझती हूँ कि 3 काव्य संग्रह आपके 3 वर्षों में लगातार एक वर्ष में एक काव्य संग्रह आया और चौथा भी आने वाला है, ये एक बड़ी बात है। और क्या लगता है आपको कि हर साल आपने जो काव्य संग्रह निकाला है, दूसरी साल में जब दूसरा काव्य संग्रह आता तो कितना बदलाव देखती हैं आप अपने स्तर पर? नहीं, आप एक एक कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, आप दाएं बाएं नहीं जा रहे, आपका एक लक्ष्य है। अब लेखन एक, आप इसे कह लें कि मेरा अध्यापन के बाद लेखन प्रमुख है, और मेरी गृहस्थी, क्योंकि मेरे पति का पूरा सपोर्ट है, मेरे बच्चे का सपोर्ट है, अच्छे से गृहस्थी चल रही है, सब लोग मुझे साथ देते हैं, तो मुझे समय की भी ज़्यादा कमी नहीं है जी। समय अगर शौक हो तो वैसे भी निकाल लिया जाता है। आप रात में लिखते हैं, और असली लेखन तो रात में ही होता है, इसलिए विचार जो आते हैं आप तो खुद समझती हैं संगीता जी। तो आप खुद लेखन में हैं, आपके लेखन से मैं खुद प्रभावित हूँ, तो समय तो खैर निकाला जाता है, ऐसा नहीं है, आएगा। और एक एक कदम जब आप मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो वो स्तर खुद को महसूस हो जाता है। बाकी तो पढ़ने वालों की तो अपनी अपनी चॉइस होती है, कौन किस तरह का लेखन पसंद करता है। अदरवाइज आप कह लें कि स्वांत सुखाए लिखते हैं, हम लिख रहे हैं, पढ़ने वाले पसंद कर रहे हैं, तो उसे आप हमारा बोनस समझ लें, इज्जत मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, इतना बहुत है जी। तो अभी तक तो यही। और अगर आपके कविताओं के शिल्प की बात करें, क्योंकि साहित्य की जब हम बात करते हैं, लेखनी की जब हम बात करते हैं, तो हर एक साहित्यकार का या कहें हर एक कवि का अपनी एक शैली अलग होती है। तो आपकी कविताओं के शिल्प के विषय में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, किस तरह की आपकी शैली रहती है कविताओं में? नहीं, देखिए, हम निराला, मुक्तिबोध, निराला को पढ़ते आए हैं, जैसे छायावाद के 4 स्तंभ हैं हमारे, ठीक है, प्रसाद पंत, महादेवी, निराला जी, इन्हें पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा और छंदबद्ध लिखा, और भी कई कवि हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन जो प्रभावित हुई हूँ मैं वो आधुनिक लेखकों से हुई हूँ, और अपना लेखन एक अपने तरह का बन ही जाता है अपने व्यक्तित्व के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि लेखन की शैली जो होती है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात कहती हूँ कि आप लेखक के व्यक्तित्व को समझ लेंगे तो उसकी लेखन शैली को खुद ब खुद समझ लेंगे जी। तो जो लोग मुझे समझते हैं वो लेखन देख के समझ जाएंगे कि
स्त्री का व्यक्तित्व किस तरह का होगा। शैली तो हमारा व्यक्तित्व बनाता है, और अपने व्यक्तित्व के बारे में हम खुद क्या कहें, वो तो पाठक बताएंगे कि हमारी शैली क्या है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि मैंने अभी तक छंदबद्ध में नहीं लिखा है, तो छंद की बात है। जी, बहुत सुंदर बात आपने कही कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं कह सकता और शैली निर्धारित करती है, आपका व्यक्तित्व निर्धारित करता है कि आपके लेखनी की जो शैली है वो कैसी होगी। और छंद मुक्त लिखते हैं क्योंकि समकालीन कविता की जब हम बात करते हैं तो अधिकतर कवि जो भी लिख रहे हैं मुझे लगता है छंद मुक्त ही लिख रहे हैं। छंदबद्ध लिखना बहुत कम है जो छंदबद्ध लिखा जा रहा है। तो इसके पीछे भी कोई कारण आपको लगता है कि आप छंद मुक्त लिखती है या आतुकांत लिखती हैं? हाँ बिल्कुल, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि छंद मुक्त या मुक्त छंद में कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में इतने लेखक या इतने कवि नहीं थे जितने आज हैं। जी, आज लिखना आसान हो गया है। जब से कविता छंदों से मुक्त हुई है, हर कोई व्यक्ति आसान स्टेप भी आप इसे कह सकते हैं। मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये आसान स्तर है। हाँ, आपके विचार मजबूत होने चाहिए। और छंदबद्ध जब आप लिखते हैं, बेशक छंदबद्ध जो महान कवि रहे हैं उन्होंने उसमें विचारों को भी बहुत सुंदर तरीके से पिरोया, लेकिन हर कोई व्यक्ति उस स्तर तक नहीं पहुँचता। शुरुआत अगर वो अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है और उसका एक ख्वाब है कि मैं कविता में प्रस्तुत करूं, तो अगर वो छंदबद्ध में कोशिश करेगा तो मंचते मंचते उसे कई साल लग जाएंगे। जी, और आज की दुनिया तो मैगी की है, इंस्टेंट है। बिल्कुल। तो मेरी तो शुरुआत अभी 2018 से हुई है। मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हूँ लेखन में। दुनिया समझती है वो बहुत मेरे लिए एक सम्मान की बात है, या मैंने इतना सोचा भी नहीं था, लेकिन एक विचारों की प्रस्तुति करना, हाँ, उसमें आपका दिमाग खुलता है, फिर आप बिंब विधान डालते हैं। आजकल के लेखन की खूबसूरती है बिंब जी, और विचार, मजबूत विचार हों और अलग बिंबों में आप उसे प्रस्तुत कर रहे हैं तो हाथों हाथ लिया जाए। जी, तो ये था। मैं इसी वजह से, शायद यही वजह होगी, इस पे मैंने भी आज तक नहीं सोचा था, मैं आज ही बता रही हूँ आपको। बहुत सुंदर बातचीत आपसे हो पाई और कुछ कविताएं आपकी ज़रूर सुनना चाहेंगे। आप पढ़ें अपनी कविताएं और हमें और हमारे दर्शकों को सुनाएं। आज दूसरी बातचीत आपके साथ हो रही है। खुद की तलाश पर 1-2 बार पहले भी आपसे बातचीत हो चुकी है और आज आपसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी, मैं आपको पहली पुस्तक, मैं तीनों पुस्तकों से एक एक आपके सम्मुख छोटी कविता प्रस्तुत कर देती हूँ। जी, एक बहुत छोटी सी कविता, सोचती हूँ शीर्षक से। अधिकतर कविताएं इसमें लिखी हैं मैंने, तो शीर्षक है सोचती हूँ और 5वें नंबर की कविता है ये। अब देखिए, बिंब देखिए, तुम ठहरे कोल्ड ब्लडेड मछली, तुम ठहरे कोल्ड ब्लडेड मछली, तुम क्या जानो प्रेमानुभूति। छोटी है, छोटे छोटे से ही शुरुआत होती है, लेकिन बहुत सुंदर कविता। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी पसंद की है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात आती है, अनुभव में भी होती है कि कोल्ड ब्लडेड जो लोग होते हैं, मछली को भी हम वही मानते हैं। फिर आती है मेरी दूसरी पुस्तक, चलती फिरती खिड़की। तो इसमें से मैं आपको कौन सी सुनाऊं? जो भी आपको ठीक लग जाए। बहुत सुंदर कविता आपने, सोचती हूँ मैं, सोचे आपके जो विचार आए हैं सोचती हूँ काव्य संग्रह में, वो एक छोटी सी कविता ने हमें बता दिया कि किस तरह से आपने सोचा हुआ है उस वक्त, किस तरह से विचार किया हुआ है और उस विचार को अपनी लेखनी में ढाला है। इसमें से मैं सुनाती हूँ आपको बूढ़ी दादी। मेरी पसंदीदा कविता है बूढ़ी दादी। असल में हम गाँव में देखते हैं बूढ़ी दादियाँ हैं और वो अक्सर बीड़ी पी रही होती हैं, बिंदास बीड़ी पीती हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको देख के। तो उन्हीं को देख के है कुछ। बूढ़ी दादी की बीड़ी में लिपटे हैं उनकी बेफिक्री के रहस्यमयी पल कई। बूढ़ी दादी की बीड़ी में लिपटे हैं उसकी बेफिक्री के रहस्यमयी पल कई। लंबा भूत एक उसकी बीड़ी के धुएं में लिपटा हवा में उड़ता जाता है। जिन्न की कल्पना है ये। लंबा भूत एक
और भूत यानी भूतकाल से भी है यहाँ पे। अब अंदर का अध्यापक जाग जाता है कविताएं पढ़ाते हुए या पढ़ते हुए, तो इस बात के लिए क्षमा है, जरूरी है। लंबा भूत एक उस बीड़ी के धुएं में लिपटा हवा में उठता जाता है। दादी तेरी बीड़ी में जन्न रहता है क्या कोई? दादी पक्का छोटे से बचपन में बेहद शरारती और जवानी के घूंघट में अकल्पनीय चुलबुली रही होगी। मन से तो लगता है बूढ़ी तो कभी हुई ही नहीं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य के साथ कदम ताल, रात चांद के साथ अटखेलियां हजार। दादी तू धरती है क्या, चांद और सूरज की सहेली, या तू है सबके लिए पहेली? तेरे हर कश में हैं राज हजार। दादी बताना चूल्हे का धुआं बीड़ी के धुएं में कब कैसे बदल गया? तेरी बीड़ी का धुआं बादल से कब होड़ लेने लगा? तेरे सपने तेरी यादें सब तैरते ऊपर, और तू तेरी हंसी दुनिया की समझ से बहुत बहुत ऊपर। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत की है। बूढ़ी दादी किस तरह से बीड़ी पी रही है, कश खींच रही है, उसमें अपने भीतर के उस गुबार को एक तरह से निकाल रही है और बिंदास रह रही है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर कविता आपने। एग्जैक्टली। और चूल्हा जला रही हैं सारी उम्र, पता ही नहीं कि उनमें कब ये तलब आने लगी, कब ये आदत डेवलप हो गई है। तो ये भी एक हैरत की बात होती है कि कोई भी जवान जो स्त्रियां हैं वो कभी बीड़ी या सिगरेट पीते नहीं दिखती। अचानक बुढ़ापे में कोई दादी जो है कहीं पत्थर पे बैठी है और बीड़ी के धुएं उड़ा रही है, तो जी अट्रैक्ट भी करती है ये बात। जी। अब मैं इसमें से आपको क्या पढ़ के सुनाऊं? मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी पढ़ें क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। जी बिल्कुल, आप कोई भी छोटी सी कविता सुना दें। और शहर या गांव, शहर या गांव हमें तो कुछ नहीं भाता है। ये तीसरी पुस्तक धुंधली धूप से है। काश की चौथी पुस्तक इस समय मेरे हाथ में होती। खैर, शहर या गांव हमें तो कुछ नहीं भाता है, मगर आते जाते रास्ते में पड़ता है जो जंगल, मगर आते जाते रास्ते में पड़ता है जो जंगल, वो बरबस ही अपने पास बुलाता है। जी। जंगल का है आकर्षण अद्भुत, हमें खुद से मिलाया जाता है। तो मैंने जानबूझ के छोटी छोटी सिलेक्ट की हैं पढ़ने के लिए। बहुत सुंदर कविताएं आपने हमारे समक्ष प्रस्तुत की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस बेहतरीन कार्य के लिए, समाज के लिए लिख रही हैं। स्वांत सुखाय के लिए लिख रही, स्वांत सुखाय से आपने लिखना शुरू किया, अपनी पीड़ा से, अपनी अभिव्यक्ति से शुरुआत की, जैसे कि हर लेखक करता होगा मुझे लगता है। और पर पीड़ा तक आप पहुँचे हैं। निसंदेह आप साहित्य की दुनिया में अग्रणी स्थान रखती है। अगर मैं हिमाचल की बात करूं, और आने वाले समय में ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी दुआ भी करते हैं ईश्वर से कि हिंदी साहित्य में आप एक चमकता सितारा हो, और आने वाले आपके काव्य संग्रह के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी आज की हमारी मुलाकात मैम दीप्ति सारस्वत प्रतिमा जी से। बहुत बेहतरीन कविताएं सुनने को मिली, और बहुत कुछ इनकी कविताओं के विषयों पर चर्चा हुई, साहित्य की यात्रा के बारे में पता चला, और किस तरह की इनकी लेखनी है, क्या शैली है, और इन सभी विषयों पर बातचीत हुई। एक संक्षिप्त बातचीत थी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी बने रहिए खुद की तलाश फेसबुक पेज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।